नमस्कार दोस्तों। जब देश का गृह मंत्री ही तड़ीपार होगा और देश का प्रधानमंत्री ही पूंजीपतियों का एजेंट होगा तो आप क्या उम्मीद करें कि देश के अंदर कौन सी व्यवस्था होगी। आज हम यही देख रहे हैं कि एक तड़ीपार जब गृह मंत्री है तो क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री एक पूंजीपति का एजेंट है तो क्या हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और सबसे करीबी हैं मोदी के प्रहलाद जोशी, उनके भाई, उनकी बहन, उनका भतीजा पार्टी का टिकट दिलाने के नाम पे करोड़ों रुपया हजम कर जाते हैं। नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई बहन और भतीजे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। इन लोगों ने बीजेपी का टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों की वसूली और धोखाधड़ी की है। ये बात तब खुली जब टिकट दिलाने की डील फेल हो गई और पैसा वापस मांगने वालों को गुंडों से पिटवाया गया। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। और जब टिकट नहीं मिलता है तो कहते हैं पैसा ही वापस करो, तो कहते हैं पैसा तो अमित शाह को दे दिया। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस तरीके से वसूली रैकेट चलता है। इस तरीके से ये खुलासा करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट दिलाने के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के जब विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे तो क्या करेंगे ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा तमाम और भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठेके पट्टे उठते हैं। उदाहरण है इसका कि महाराष्ट्र में एक एनएचआई का ठेका होना था। ठेका अपने लोगों को देना है तो कैसे उसके लिए नियम बदले जाएंगे, किस तरीके से 10,000 करोड़ रुपया का उसमें घोटाला किया गया और सारे नियम तोड़ करके या नए नियम बना करके उन्हीं लोगों को ठेके दे दिए गए और वसूली के लिए जो औसत सड़क निर्माण की लागत है एनएचआई की, उससे डबल रेट पर उन्हें ठेका दे दिया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदा दो धंधा लो स्कीम को रोका, तब से अब नई नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटोरें, अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें। मापदंड होते हैं। हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूं। टेंडर्स जब निकलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए, उसमें सीवीसी है, उसमें तमाम अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं। उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया, एक मापदंड का मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा पैकेज या प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते। ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है, एमएसआरडीसी का मापदंड है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। लेकिन एक कंपनी को 4, दूसरी कंपनी को 4, ये 8 प्रोजेक्ट्स जो मैं आपके सामने लाया हूं, 8 पैकेजेस जो मैं आपके सामने लाया हूं, ये 8 पैकेजेस 2 कंपनियों में बांट दिए गए। मापदंड था 4 कंपनीज को आप दे सकते हो, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 2 पैकेज ले सकती है, लेकिन यहां एक कंपनी ने 4 पैकेज ले लिए। ये आपको मैंने पहला मापदंड कैसे हटाया गया वो दिखाया। एक और मापदंड था कि कंपनी को सुरंग बनाने का अनुभव होना चाहिए। आप हैरान होंगे, इन प्रोजेक्ट्स में सुरंग बनाने का काम सिर्फ 10% है, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम सुरंग के नाम से कर दिया ताकि इन कंपनीज को आप क्वालिफाई कर सको, इनको आप काम दिलवा सको। कि किस बेशर्मी से एक सरकार लूट सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर के नाम पे, वो बेशर्मी आज तक 75 साल में आपने नहीं देखी होगी। ये बिना रोक टोक के, कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई हया नहीं, कोई
दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, कुछ डर नहीं, ये कब आता है? जब आपको भरोसा होता है कि ये कोई देख नहीं रहा, और अगर कोई देख रहा है तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मानसिकता इस सरकार की, भाजपा सरकार की ऐसी आ गई है कि पहले जो काम महाराष्ट्र में हम सुनते थे, बचपन में आप लोग भी सुनते थे कि डी कंपनी लूटती है साहब, फिरौती ले लेती है, किडनैप कर लेती है, धमकाती है। माफ कीजिएगा, अब एक नई कंपनी है, उसका नाम है बी कंपनी, बी फॉर बीजेपी। इसमें आपको एक और चौंकाने वाली बात मिलेगी कि जो प्रति किलोमीटर की लागत कंस्ट्रक्शन करने की बाकी राज्यों में या एनएचएआई ने जो प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे, उसमें प्रति किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है। थोड़ा इसको दिख रहा है आपको क्लियरली? और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महाराष्ट्र के, इसमें वो लागत दुगुनी कर दी गई। ये सबसे चौंका देने वाली बात है। ये सवाल बहुत बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के टैक्स पेयर की जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों को दे दिए और दूसरे हाथ से कंपनियों से फिर ले लिए। यह एक मॉडल है, यह एक मॉडल है कि जो अडानी का एजेंट प्रधानमंत्री है, वो कैसे अडानी को कोयले की खदान और सबके लिए छत्तीसगढ़ के उस जंगल को, जिसे पूजते थे वहां के आदिवासी, उस हसदेव जंगल को उन्हें सौंप देता है और उन्हें उसमें खनन करने के लिए, पेड़ काटने के लिए, हजारों पेड़ काटने के लिए साहब पुलिस लगा देता है कि पुलिस अभिरक्षा में पेड़ काटिए और काट डालिए सब कुछ, तबाह कर दीजिए जंगल, तबाह कर दीजिए इस देश के इकोसिस्टम को। यह होता है। जब यह होता है तो इसी तरीके से तमाम चीजें इस देश की बेची जाती हैं। तो बेचने का, खरीदने का, लूटने का ये धंधा चल रहा है। और जब ये सारे धंधे चल रहे हो तो सवाल आता है कि ये सरकार फिर कर क्या रही है? तो सरकार असल में इस देश को टुकड़े टुकड़े करने पे आमादा है। यही भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का सदैव से मंत्र रहा है। लगभग 100 साल से यही कर रहे हैं। आरएसएस जब बनी थी, टुकड़े टुकड़े गैंग पर बनी थी, वो टूट कर ही बनी थी। कांग्रेस से भागे हुए नेताओं ने बनाई थी और उन्होंने बनाने के बाद देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। देश की आजादी के पहले जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, मुखबिरी का काम किया और सारे वो कुकर्म किए। उसके बाद में तमाम क्रांतिकारियों को सजाएं करवाने में गवाहियां दी इन लोगों ने, मुखबिरी की। और उसके बाद में जब देश आजाद हो गया तो महात्मा गांधी को मरवाने का काम किया। उसके लिए नाथूराम गोडसे जैसे युवा तैयार किए, जिनके मन में इतना जहर भरा गया कि उन्होंने उस गांधी की हत्या कर दी, जो गांधी किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाता था, बल्कि हर किसी को बचाने की बात करता था। सोचिए आप, आज भी वही हो रहा है। आज भी आप देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले उस अपराधी का पुलिस अभिरक्षा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, जस्टिफाई कराया जाता है कि यह हत्या तो सही है। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। और आप इसका पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या जो करता है वो बहराइच के रहने वाले, और उसे वो जस्टिफाई करता है।
और दूसरी तरफ बहराइच में यात्रा, हालांकि यात्रा जैसी है, निकालने का कोई हिंदू धर्म में कोई नियम नहीं है, कहीं पर भी कोई परिभाषित नहीं है, फिर भी जबरन अब धर्म और हिंदुत्व बनाया जा रहा है। हिंदू नहीं, हिंदुत्व। यह हिंदुत्व नफरत पे खड़ा होता है। तो यात्रा निकाली जाती है, और जब यात्रा निकाली जाती है तो मुस्लिम समुदाय के घरों के सामने से निकलते हुए, उनकी बस्तियों से निकलते हुए और उनके धर्मस्थलों से निकलते हुए उन्हें गालियां दी जाती हैं, गालियों वाले गाने बजाए जाते हैं और न जाने क्या क्या कहा जाता है। क्या यह हिंदू धर्म था? नहीं था। लेकिन उसके बाद में नाथूराम गोडसे जैसे ही लोग जो तैयार किए गए हैं धर्मांधता के नाम पर, जो 2002 में भी किया गया था गुजरात में, इन्हीं नरेंद्र मोदी के समय में, और वह जो प्रयोग किया गया था वही यहां पर हो रहा है। और उसके बाद में उसे एक मुस्लिम के घर में चढ़ा दिया जाता है। वो वहां चढ़ने के बाद में उनके धार्मिक झंडे को फाड़ देता है, तोड़ देता है, उनकी छज्जा तोड़ देता है, छत पे तोड़ फोड़ करता है और अंदर जो है तमाम चीजें होती। बहरहाल इसी दौरान कोई उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना में किसने गोली मारी इसका कोई पता नहीं, लेकिन आरोप लगा दिया जाता है बगैर कुछ देखे उसी परिवार पे, जिसके घर में घुस करके यह रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का इस तरह की हरकत कर रहा था। बहरहाल वो लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं, कथित तौर पे पुलिस इनकाउंटर में अरेस्ट किए जाते हैं, जबकि सच्चाई हम सब जानते हैं कि किस तरह से पुलिस ने उन्हें उठाया था, कैसे फर्जी इनकाउंटर किए हैं, बताते हैं क्या करते हैं ये आप जानिए। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, नफरत का खेल पनपाया जाता है और दंगा फसाद करा दिया जाता है। हजारों लोगों के घर जला दिए जाते हैं, दुकानें जला दी जाती हैं, कारखाने जला दिए जाते हैं, और गरीब गुरबे जिनके पास कुछ नहीं था ये स्थिति। और ये करने वाले कौन होते हैं? रामगोपाल मिश्रा जैसे लड़के, जिनके पास में अपना खाने पीने रहने की स्थिति नहीं है। इस हालत के गरीब लोग हैं, लेकिन दिमाग में इतना जहर भरा है, उसमें सबसे ज्यादा धनी है, और इतने धनी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये करवाने वाले लोग कौन है? वो नेता हैं जो इसी नफरत के बूते वोट लेते हैं और फिर सत्ता को ऐश करते हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को दुनिया घुमाते हैं, अपने बच्चों को कभी भी धर्म बचाने के लिए नहीं भेजते, हिंदुत्व बचाने के लिए नहीं भेजते, दूसरों से कहते हैं गोली मारो। तो अब आप समझ लो कि जो ये कहते हैं और जो ये करते हैं वो अपने बच्चों को ऐसी किसी घटना में नहीं जाने देते। इससे आप समझिए, आप मूर्खता में उस टुकड़े टुकड़े गैंग के शिकार हो जाते हैं और आपस में ही लड़के मरते रहते हैं। मरने वाला कोई वो नहीं होता है। बहरहाल सत्ता का तो वो सुख लेंगे। इसी तरीके से यह काम किया गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आ गया है। उस चुनाव में कैसे इस्तेमाल करना है, धर्म का इस्तेमाल करना है, नफरत का इस्तेमाल करना है, और ये सारी चीजें करनी, इसके लिए किया गया है। तो यह पूरा गणित है। इसके बाद आप देखिए, ये अपराधी यहीं के नहीं है। कनाडा हम पर आरोप लगा ही रहा है कि किस तरीके से भारत सरकार ने एक प्रायोजित तरीके से निज्जर जो वहां का नागरिक है, वैसे सिख समुदाय से है, उसे मारने के लिए पूरी साजिश रची गई और उस पर हमला किया गया और उसकी हत्या की। तो वो जो मसला है उसमें भारत सरकार ने पूरा खेल रचा था और सारी चीजें। वो मामला शांत नहीं पड़ा था कि अमेरिका ने भी अब कह दिया कि विकास यादव नाम से जो रॉ का एजेंट था, उसके जरिए किस तरीके से अमित शाह और उन लोगों ने हत्या कराई है अमेरिका में। और जब ये सुपारी किलिंग हो रही हो सरकारी तंत्र के जरिए, तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठता है। इससे पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है जो कभी नहीं हुई थी। आज दुनिया भारत को जितना अविश्वसनीय मान रही है वो खतरनाक है।
हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, ये किसी से छिपा नहीं। जो रोज हो रहा है वो शर्मनाक। प्रधानमंत्री हर हफ्ते किसी न किसी देश की यात्रा पर घूमने निकल जाते हैं, लेकिन इसी देश में मणिपुर है जो पिछले 1.5 साल से जल रहा है, जहां बेटियों के साथ रेप होते हैं, गैंगरेप होते हैं, उनकी नग्न परेड निकाली जाती है और तमाम हत्याएं हो चुकी हैं। इतने सब के बाद में इतना विरोध है, लेकिन वह मुख्यमंत्री चंडीगढ़ आकर के एंजॉय करके जाता है। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में हर हफ्ते घूम रहे होते हैं, लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं करते। ये वही प्रधानमंत्री जो मणिपुर से वायदा करके आए थे कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो यह स्थिति है। तो वही टुकड़े टुकड़े गैंग अब दलित समुदाय को बांटने का काम करता है। हरियाणा में सरकार बनते ही नायब सिंह सैनी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा हुई थी, आदेश नहीं था, उस चर्चा में एक राय आई थी, उस राय को आदेश बता करके दलित समुदाय को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। कैसे? जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें वर्गीकृत कर दिया है और उसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण करके उन्हें बांटने का काम किया है। बहरहाल ये बांटने का ही काम कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ किसानों का हक मारने का काम हो रहा है, उसके लिए भी इन्होंने किया है। बहरहाल कांग्रेस सदैव किसानों के मुद्दे को लेकर लड़ती रही, हालांकि जितना किसानों से सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसका नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उनके लिए लड़ रही है और सच के साथ खड़ी है। राहुल गांधी लगातार संविधान के लिए, देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए लड़ा है और वो लड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तोड़ने में लगे हैं। कैसे? हिस्सों को तोड़ दिया जाए, बिखेर दिया जाए और बटोगे तो कटोगे वाली जो दूसरे कहते हैं वो असलियत में दूसरे के लिए, तो उसके जरिए राज करते हैं। यही इनका मंत्र है। तो भ्रष्टाचार, टुकड़े टुकड़े करना और नफरत फैलाना, पूंजीपतियों की गुलामी करना, यही नरेंद्र मोदी पूरे जो मोदी का गुजरात मॉडल है। जय